आपका नेक्स्ट एरिया आ जाता है इस थर्ड, ये जो आपका थर्ड यूनिट है उसका आखिरी हेड है मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा ये मार्केट स्ट्रक्चर्स जो है, इसमें स्ट्रक्चर के लफ्ज़ से पहले तो हम आगे जाते हैं समझना। स्ट्रक्चर का मतलब किसी भी चीज़ कोई कैसे बनी हुई है, ठीक है ना। या आप लफ्ज़ कब कब देखोगे, आपने जो है एक फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस का फाइनेंस स्ट्रक्चर, तो उसमें देखोगे कि डेट फाइनेंस कितना है, इक्विटी फाइनेंस कितना है। ठीक है, आपके इकॉनमी का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें देखोगे कि नेशनल कितनी है, नेशनलाइज्ड कितनी है, और मार्केट कितनी है, अनप्लान्ड मतलब वो प्राइवेट कितनी है। ठीक है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। तो मैं जो भी लिखता हूँ बस मेरा सुना करो, राइटिंग तो कभी नहीं समझोगे। फिर थर्ड लेवल पे आ जाओ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट के अंदर क्या कंपोजिशन है नंबर ऑफ फर्म्स की, ठीक है ना, नंबर ऑफ फर्म्स की। अगर हाई है तो मतलब कंपटीशन है, अगर लो है तो मतलब लो कंपटीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपटीशन हो ही ना, जीरो कंपटीशन। वो कब होगा, मोनोपोली पे, सही ना, जीरो कंपटीशन काट देना। तो मोनोपोली में क्योंकि एक ही आपका जो है मतलब सप्लायर होता है, उसी की बार्गेन पोजीशन सारी होती है। तो मार्केट स्ट्रक्चर ये होता है। उसको अगर टू एक्सट्रीम्स के तौर पे देखें, आई होप आई हैव दिस हियर, यस, economicsonline.co.uk से उठाई हुई तस्वीर है। तो आपकी मार्केट का एक एक्सट्रीम है वो परफेक्ट कंपटीशन है, और एक दूसरा एक्सट्रीम है मोनोपोली। मोनोपोली तो चलो फिर एग्जिस्ट करती है, परफेक्ट कंपटीशन ये एक इमेजिनरी स्टेट है, वो अभी आप समझोगे क्या होती है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब कि अनगिनत नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सबकी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम, सबको मार्केट नॉलेज पूरी है, सही ना। कोई भी अपनी प्रोडक्ट में हल्की सी भी डिफरेंशिएशन नहीं ला सकता, क्योंकि लाएगा तो सबको मार्केट नॉलेज पूरी, सभी आ जाएंगे। उस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करें जिससे एक पेंस भी, एक टका भी नीचे, 1 रुपया भी नीचे नहीं सेल कर सकते। कि अगर 1 रुपया भी नीचे किया तो लॉस हो जाएगा, 1 रुपया भी ऊपर पे सेल किया तो परफेक्टली इलास्टिक मार्केट के 1 रुपया भी अपनी अपनी प्राइस बढ़ाई तो सारे कस्टमर आपसे भाग जाएंगे, सही। इस तरह की स्टेट, ये सिर्फ समझने के अखबार में स्टेट है कि अगर एक ऐसी स्टेट हो, अगर एक ऐसी मार्केट का स्ट्रक्चर हो परफेक्ट कंपटीशन वाला, और दूसरा मोनोपोली। मोनोपोली वो है जिसमें एक सप्लाई, कोई और ऑप्शन नहीं है किसके पास जाएं, कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है उसमें। ये दो एक्सट्रीम्स हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर कहीं बीच में लाई करता है यूजुअली। जितना ज़्यादा मोनोपोली की तरफ होता है उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट होती है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ही या कम चंद, एक या चंद सप्लायर्स के ऊपर पूरी सारी मार्केट जो है डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा सप्लायर्स बढ़ते जाते हैं कंपटीशन की तरफ जाता है, मोर कंपटीशन की तरफ जाता है, और मोर कंपटीशन की एंड क्या है, अनलिमिटेड सप्लायर्स। तो एक ऐसी इमेजिनरी स्टेट है परफेक्ट कंपटीशन। तो आप उसके अंदर हाई कंपटीशन वाली स्टेट भले उठा लो, कि हाई कंपटीशन वाली स्टेट तो एग्जिस्ट करती है ना, कि एक इसकी बेसिक मिसाल एक गिवन मार्केट के अंदर, फ्रूट मार्केट के अंदर, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली फ्रूट मार्केट्स होते हैं तो कितने सारे ठेले वाले लाइन से सेम तरह के फ्रूट्स सेल कर रहे होते हैं। तो एक बड़ी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। कोई अच्छी क्वालिटी की बनाना कोई सेल कर रहा है, किसी की जो है ना लो क्वालिटी है, या फिर कोई और फ्रूट है, तो कोई फॉर एग्जांपल चौसा आम बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का समझा जाता है, तो जो कोई असली चौसा आम बेच रहा है, कोई लो क्वालिटी का चौसा, या कोई 2 नंबर काला चौसा जैसे कहता है वो सेल कर रहा है। सो नाउ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो प्राइसेस अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि अंधेधुन प्राइसेस बढ़ा के सेल कर लो तो फिर लोग भाग जाएंगे, क्योंकि और ऑप्शंस उनके पास फिर भी अवेलेबल है। बहरहाल तो कंपटीशन में सप्लायर्स ज़्यादा होते हैं, तो जितने ज़्यादा सप्लायर्स कस्टमर्स के पास उतने चॉइस है, और जितने कम सप्लायर्स कस्टमर के पास उतनी कम चॉइस है। जितने कम नंबर ऑफ सप्लायर्स, तो सप्लायर्स की चांदी होती है उसमें बेहतरीन। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि चंद ही सप्लायर्स हो, ओलिगोपॉली,
ओलिगोपॉली मतलब बहुत चंद 3 4 8 10 सप्लायर्स किसी भी चीज के, ठीक है ना। ओलिगोपॉली मोनोपोली के बीच में आप बहुत सारी पॉलीज निकाल सकते हो, डुओपॉली निकाल लो, सिर्फ 2 सप्लायर, सो यू नो इट्स जस्ट द नंबर ऑफ सप्लायर्स। लेकिन कहने का मकसद है बिल्कुल एक सप्लायर से लेकर चंद सप्लायर तक पहुंचे तो ओलिगोपॉली, और उससे और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए तो कहलाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सही ना। और वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है कि जिसके जो हमें असली में नजर आता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल गारमेंट शॉप है तो किसी मार्केट में एक नहीं होती, बहुत सारी गारमेंट शॉप्स होती हैं। अगर हमें किसी किस्म के फॉर एग्जांपल फिटनेस के हवाले से किसी किस्म के हमें गेयर्स चाहिए, कुछ वो फॉर एग्जांपल ट्रेनर्स हैं या कोई फिटनेस गेयर्स और किस्म के हैं, तो वो उसके बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल होती है। तो दैट ऑल इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बट दिस ऑल इज नॉट पार्ट ऑफ योर केस। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड मोनोपोली बट ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। कुछ 2-4 बहुत खास चीजें इसमें और भी समझाने की हैं। पहले तो व्हाई डू फर्म्स कंपीट क्यों करते हैं वो? सबसे टॉप ऑफ द लाइन तो ये है कि उनकी प्रोडक्ट बिक जाए, जो कॉम्पीट कर रहे हैं आपस में हमारी प्रोडक्ट बिके ताकि हमें प्रॉफिट हो। फर्म्स एग्जिस्ट क्यों करती है? प्रॉफिट, सबसे पहला प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है ना। और प्रॉफिट नहीं भी हो तो कम से कम फिर सर्वाइवल हो के बाद, सर्वाइवल भी क्यों चाह रहे कि बाद में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कब होगा? जब आपका माल बिकेगा। तो कंपीट क्यों कर रही है कि कॉम्पिटिटर्स आपस में कंपीट क्यों कर रहे हैं कि उनका माल बिके, वो ज्यादा आगे बढ़ जाए, उनका रेवेन्यू ज्यादा हो ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो। मेन तो ये बात है, ठीक है। तो कंपटीशन ही इंकरेज करता है फर्म्स को कि वो अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें, कि प्रोडक्टिविटी के साथ मतलब कम से कम रिसोर्स इनपुट करके बेहतर से बेहतर आउटपुट क्रिएट करें। बेहतर आउटपुट का मतलब बेहतर क्वालिटी और बेहतर क्वांटिटी। बेहतर क्वांटिटी मतलब ज्यादा क्वांटिटी, बेहतर क्वालिटी मतलब अच्छे मयार का। तो कम नंबर ऑफ इनपुट जितने हो सकते हैं और जितना अच्छा मयारी और जितनी तादाद में आउटपुट जनरेट करेंगे तो उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं और इसी दौड़ के अंदर कंपीट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मोनोपोली होगी ना तो उसके पास कोई इंकरेजमेंट का वही नहीं है, मतलब कोई राइवल नहीं है ना। तो अगर वो अपनी रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली भी यूज कर रहा है ना, भाई रिसोर्सेज स्कार्स होती हैं। अगर आप रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हो तो आप कम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाओगे या लो क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाओगे, वेस्टेज ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आप इनकरेज ही तब होते हैं एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने में जब आपके सर के ऊपर कंपटीशन आना शुरू होता है। तब आप कोशिश करते हो प्राइस गिराने की, जब प्राइस गिराने की कोशिश करते हो कॉस्ट गिराने की कोशिश करते हो, लेकिन कॉस्ट गिराने के चक्कर में क्वालिटी लाइन लूज कर जाओ तो अब नए नए प्रोडक्शन मेथड्स लेके आते हो कि क्वालिटी मेंटेन रहे और प्राइस गिरा दे। तो कैसे पॉसिबल है? कॉस्ट गिरानी पड़ेगी। तो कॉस्ट गिराना कैसे पॉसिबल है? प्रोडक्टिविटी अच्छी करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज को अच्छा ट्रेन करना पड़ेगा, स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। स्किल्ड एम्प्लॉयज अगर चंद हैं तो वही बहुत सारा आउटपुट क्रिएट कर देंगे क्योंकि वो अच्छी मशीनरी को यूज करना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनस्किल्ड बंदा है, वो स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोल रहा है, बंद कर रहा है, और एक प्रॉपर स्किल्ड आया है जो टेक्निकल काम की सारी मशीनरी को जानता है, तो वो अपने साथ वो सारी मशीनरी जो स्क्रूज निकालना, स्क्रूइंग करना उसके लिए अलग मशीनरी, ड्रिल्स यूज कर रहा है, कटर्स यूज कर रहा है, मेजरमेंट्स पे टाइम नहीं लगा रहा, अंदाजे नहीं लगा रहा, और उसके बावजूद उसकी प्रोडक्ट बड़ी फिनिश बन रही है और कम से कम रॉ मटेरियल को वेस्ट कर रहा है। ऐसी मैथमेटिक्स के साथ मेजरमेंट्स कर रहा है। सो स्किल्ड बंदा हायर करना महंगा तो पड़ सकता है, लेकिन वो जितना आपका पैसा बचा लेगा तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट लो ही होगी और जितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस भी तेजी से करेगा। तो यू नो दिस इज हाउ यू कीप मेकिंग योर रिसोर्स का जो इनपुट है उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना। वो क्यों? कंपटीशन की वजह से कि अगर मैंने प्राइस नहीं गिराए तो एक और ने तो गिरा दी, मेरे कॉम्पिटिटर ने गिरा दी, तो मेरे सारी मार्केट वहां ना चली जाए। और जहां कंपटीशन होता है वहां पर कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, प्राइस इलास्टिक होता है, अनलेस कि आपके साथ कस्टमर लॉयल्टी जुड़ी हुई है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो दूसरा सप्लायर प्राइस तो गिरा रहा है लेकिन क्वालिटी आपके वाली फराम नहीं कर रहा या टेस्ट आपका वाला फराम नहीं कर रहा, तो वो तो फिर कंज्यूमर कस्टमर आपका प्राइस इलास्टिक नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जैसा टेस्ट भी फराम कर दिया अगले ने तो फिर तो वो मूव आउट हो जाएगा, फिर वो सगा नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो कंपटीशन इंकरेज करता है कि कॉस्ट रिड्यूस करो, अपने प्राइसेस रिड्यूस करो, अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करो अच्छे से, अपने प्रोडक्शन मेथड्स इंप्रूव करो, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के दो एक्सट्रीम्स हैं, एक एक्सट्रीम मोनोपोली और दूसरा एक्सट्रीम परफेक्ट कंपटीशन है, सही। अब वो परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली अभी आगे पढ़ेंगे। एक उसके दरमियान एक कॉन्सेप्ट बीच में यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, वो जरा देख लो, इकोनॉमिक प्रॉफिट का। और उसको रफली जो है ना मैंने आपके नोट्स के अंदर ही
पेन से थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखाया। यार ये एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक्स को अकाउंटिंग से मुख्तलिफ करती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट पहले तो सोचते हैं क्या होता है, अकाउंटेंट प्रॉफिट किसे कहता है? एक अकाउंटेंट की नज़र में प्रॉफिट ये है कि माल जितने का टोटल बिका है, सेल्स मिसाल के तौर पे $1,00,000 की हुई है, या चलो वही वाली मिसाल लेते जो पीछे चल रही थी, ठीक है ना। सेल मिसाल के तौर पे 500 यूनिट सेल किए हैं, ठीक है, और 65 के हिसाब पे तो $26,000 के यूनिट सेल किए हैं 65 के हिसाब पे, सही है। 26 नहीं, 37,500, 32,500 के यूनिट्स, $32,500 के यूनिट सेल किए, $65 का एक बेचा है और 500 क्योंकि यूनिट्स बेचे हैं तो उस हिसाब से ये बनी रेवेन्यू। दैट्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट उसको बनाने में कितनी आई, उनको बनाने में वेरिएबल कॉस्ट उसने टोटल कैलकुलेट कर ली अपनी $40 के हिसाब से, 500 यूनिट्स $20,000, और फिक्स कॉस्ट जो है वो $10,000 थी। तो अकाउंटेंट कहेगा कि मेरा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो $2,500 है, ठीक है ना। इकोनॉमिस्ट इसको प्रॉफिट नहीं कंसिडर करेगा। इकोनॉमिस्ट ये बात थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से करेगा। मैंने कंपैरेटिव के लिए साइड पर रखा है आपके। इकोनॉमिस्ट कहता है एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। आपकी जो सेल हुई है 32,500 की, उसमें से एक्सप्लिसिटली $30,000 आपकी टोटल कॉस्ट हुई थी। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, कि ये बज़ाहिर आपके हाथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका 2,500 बच रहा है अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके ख्याल में, लेकिन इसमें से इम्प्लिसिट कॉस्ट भी माइनस करनी है। इम्प्लिसिट कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर आप अपनी यही तमाम रिसोर्सेज कहीं और लगाते तो आप 2,000 तो कहीं और से भी कमा ही सकते थे। तो एक्चुअली आपको 500 का इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ है। आपको 500 का इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ। जब आप बोले तो अकाउंटेंट करो भाई 32,500 मेरे पास आए, 30,000 चले गए, मेरे पास $2,500 बचे हुए, ये है प्रॉफिट। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं नहीं, इस 2,500 में से दो तो अलग कर लो। $500 आपका प्रॉफिट है इस वेंचर में इन्वेस्ट करने की वजह से, वरना वो $2,000 आप वही तमाम रिसोर्स कहीं और इन्वेस्ट करते तो 2,000 तो मिलने ही थे। इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत जरूरी सिर्फ ये नहीं कि प्रॉफिट हुआ, इकोनॉमिस्ट के लिए कि इस वेंचर से कितना हुआ। तो इस वेंचर से इस ऑल्टरनेटिव पे आपने इन्वेस्ट अपनी सारी रिसोर्सेज के, स्कार्स रिसोर्सेज, उन्हीं स्कार्स रिसोर्सेज को कोई और भी तो यूटिलाइज करते। घर पे पड़े पड़े सड़ थोड़ी जाती, तो कहीं और यूटिलाइज होती। तो लेट्स सपोज ऑल्टरनेटिव बी जो था वो $2,000 आपको प्रॉफिट देता, ठीक है ना, इसीलिए उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रखा। ऑल्टरनेटिव बी हमने बनाया इसलिए नहीं ना क्योंकि ए हमारे लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा दे रहा है, लेकिन इतना मत समझिएगा कि मैं $2,500 इतना मत एंजॉय किएगा इस वेंचर में आपने जो इन्वेस्ट किया। आपके अकाउंटेंट कहता है कि देखो मेरा कितना अच्छा डिसीजन था कि मैं इस वेंचर में इन्वेस्ट करूं, इस वेंचर में इन्वेस्ट करने से देखो मुझे $2,500 का प्रॉफिट हुआ। इकोनॉमिस्ट कहेगा नहीं, अगर आप इस बात को इस तरह कर रहे हो कि इस वेंचर में इन्वेस्ट करने से, तो बोलो इस वेंचर में इन्वेस्ट करने से 500 का इजाफी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 2,000 तो किसी भी और वेंचर से हो जाता। सही। सो इकोनॉमिस्ट जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी लेता है कि दो तो हम वैसे ही कमा लेते हैं ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्लियर है। और इकोनॉमिस्ट इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट कहता है, ठीक है, या इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहता है। ये मैं समझाता हूं, टर्म पे मत जाना। एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकता है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकता है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को इकोनॉमिस्ट कहता है नॉर्मल प्रॉफिट, सही है। एक्चुअली सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, इसको नहीं कहता। इकोनॉमिस्ट जो है, अगर हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 हो ना, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 तो फिर इसको कहता है ये नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है हमारा। जब इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 उसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, कि ये नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ये अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट हुआ है,
और ये कब होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो? जब आपके 2,500 में से 2,500 ही कटेंगे। मतलब आप इस ऑल्टरनेटिव से जो 2,500 प्रॉफिट उठा रहे हो, किसी और से भी 2,500 ही उठने थे अगर, तो इस ऑल्टरनेटिव से कुछ खास नहीं हुआ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल प्रॉफिट है, कुछ खास नहीं है। हाँ 2,500 से ऊपर मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करके कुछ बच जाता, 50 भी ऊपर बच जाता ना, कि इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है ना वो 2450 थी अगर, और 2,500 में से माइनस होकर 50 भी ऊपर बचता ना अगर, तो फिर वो नॉर्मल नहीं कहलाता प्रॉफिट। फिर कहते हैं नहीं यार ये तो किसी और वेंचर से ज्यादा कमाया गया, तो दिस इज एबनॉर्मल, लाइक इट्स मोर देन दैट नॉर्मली। वरना तो 2,500 तो कमा ही लेते कहीं और, लेकिन ये नॉर्मली 2450 तो कहीं और कमाई लेते इस मिसाल के तहत। 2450 तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उतने कमाई लेते कहीं से, लेकिन जो 2500 आपने कमाए, 50 ऊपर कमाए, तो ये 50 ऊपर इट्स इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलो या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलो, कि नॉर्मल से ऊपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट। यार ये हट के है जरा, ठीक है, ये बेहतर है इस वेंचर के अंदर रहते हो। क्लियर हो रही है बात? तो अब सवाल ये उठता है कि केस थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ठीक है। केस अगर ये होता कि आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट ज्यादा होती, तो फिर आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट तो नहीं बचता, ठीक है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट ये होती 2500 आपका प्रॉफिट हुआ, अकाउंटेंट तो खुश है 2500 प्रॉफिट हुआ, लेकिन इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि 3000 तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। दूसरा अल्टरनेटिव जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो हमें 3000 का, इन ही रिसोर्सेज को अगर हम वहां यूटिलाइज करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, या तो यहां यूटिलाइज हो सकते हैं या तो वहां यूटिलाइज। अगर हम ऑल्टरनेटिव बी में यूटिलाइज करते हैं तो 3000 का प्रॉफिट होना था, ऑल्टरनेटिव ए के अंदर यूटिलाइज करने से 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 3000 थी, 2,500 माइनस करके ये तो हमारा इकोनॉमिक लॉस हो गया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का लॉस हो गया कि वो एफिशिएंटली एलोकेट नहीं हुई। इसको इकोनॉमिक लॉस कह दो या इसको एबनॉर्मल लॉस नहीं कहना, इसको आप, अजीब सा नाम है, सब नॉर्मल प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट जो नॉर्मल से भी, जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना मेरा, जो प्रॉफिट मुझे ये मिला है ना वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम है। नॉर्मल प्रॉफिट ये होना था, नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम कमाओ अगर, तो दैट्स सब, लाइक नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम, नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम दर कमाया आपने, दैट्स सब नॉर्मल प्रॉफिट बाय $500, या इकोनॉमिक लॉस बोल दो, ज्यादा आसान है आपके लिए। ये टर्म्स आपके काम की एज सच नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अकाउंटेंट जो है ना वो ये नहीं देखता कि ऑल्टरनेटिव बी सी क्या था। अकाउंटेंट तो कि भाई कितना माल बेचा और कितने का खरीद दाम था, माइनस करके इतना प्रॉफिट हुआ। ये तो इकोनॉमिस्ट का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, या पूरी इकोनॉमी में आपका जो पूरी इकोनॉमी के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनका काम होता है कि इस तरह की डिसीजन मेकिंग में कि रिसोर्सेज को किस डायरेक्शन में यूटिलाइज किया जाए। तो ये ऑल्टरनेटिव बी सी डी उनको रखते हैं साथ सामने, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने इस तरह रिसोर्सेज को उस ऑल्टरनेटिव में यूटिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे ऑल्टरनेटिव में जो हम ड्रॉप कर रहे हैं प्रॉफिट वो उससे ज़्यादा होता है जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सब नॉर्मल प्रॉफिट बोलो या इकोनॉमिक लॉस बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इट्स द अकाउंटिंग प्रॉफिट दैट इज लेस देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो वो तो नॉर्मल भी नहीं कहलाया, तो सब नॉर्मल कहलाया। यहाँ पर दो फिर थोड़ा वर्किंग करके वही मिसाल यहाँ पर दी हुई है, इसको एक दफ़ा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में ये हमने बेसिक्स बता दिया। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस, क्वालिटी, कंज्यूमर चॉइस और फर्म्स प्रॉफिट, तो हर मार्केट स्ट्रक्चर में रहते हुए 4 कॉलम्स देखो, उसको आप लॉजिकली तो इसको टेबल को आप देख लेना अपने पार्ट पे, सही है। ये 4 मार्केट स्ट्रक्चर्स लिखे हुए और हर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस का क्या होना है। फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस जो है वो बहुत हाई प्रीमियम से नहीं होगी, लो पे होगी, ठीक है। इनफैक्ट
वो इतनी लो पे होगी कि उससे लो कर नहीं सकते, लॉस हो जाएगा, उससे हाई की तो सारे कस्टमर भाग जाएंगे। इतना परफेक्ट कंपटीशन, इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट है, सही है। और वो एक इमेजिनरी स्टेट है, असली में होती भी नहीं है। क्वालिटी, परफेक्ट कंपटीशन में क्वालिटी एज हाई एज पॉसिबल। कॉम्पिटिटर्स, तमाम कॉम्पिटिटर्स हाईएस्ट अपने रिसोर्सेज को हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस करना चाहेंगे, सही। कंज्यूमर चॉइस अनलिमिटेड, न्यूमरस फर्म्स मौजूद है ना परफेक्ट कंपटीशन में। फर्म का प्रॉफिट बहुत ही लो होता है, इतनी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि उसमें सेल्स वॉल्यूम की वजह से तो कमा लिया, पर यूनिट सोल्ड पे कोई इतना ज्यादा उनको जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ठीक है। कंपटीशन थोड़ा सा कम, परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा सा कम, इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कह दो, ठीक है ना। तो इसमें प्राइस जो है मॉडरेट होती है, बहुत लो नहीं होती, थोड़ी सी आप चार्ज कर सकते हो, बिकॉज आप कंपटीशन तो इंटेंस है, लेकिन फिर भी आप परफेक्ट कंपटीशन से तो कम ही होगा ना कंपटीशन, तो थोड़ी बहुत प्रोडक्ट में फर्क कर सकते हो कि आपका रिलेशन अच्छा कर दिया आपने कस्टमर को कोई कॉम्प्लीमेंट्री साथ में थैली दे दी साथ में, क्या आपकी जो प्रोडक्ट वही है भले, लेकिन थोड़ा बहुत आपके जो एस्थेटिक्स है वो ज़्यादा अच्छे, तो इस वजह से आप थोड़ा ऊपर चार्ज कर लो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। क्वालिटी वाइज कंज्यूमर चॉइस अगेन बहुत हाई होती है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी इज अ कॉम्पिटेटिव स्टेट, ठीक है। और फर्म का प्रॉफिट इसके अंदर कम से कम परफेक्ट कंपटीशन से तो थोड़ा बेहतर होता है। ओलिगोपोली, इसमें बहुत कम नंबर ऑफ सप्लायर्स होता है, तो इसमें प्राइसेस जो है वो मॉडरेट से हाई हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, हाई भी हो सकते हैं। मोनोपोली में तो प्राइस हाई रखेगा, अकेला है, इसको कोई चैलेंज करने वाला थोड़ी है, सही है। और ओलिगोपोली में कंपटीशन की बनस्बत प्राइस हाई होती है, लेकिन मोनोपोली की बनस्बत मॉडरेट होती है। मोनोपोली से तो थोड़ी इतनी हाई नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि फिर भी चंद लोग तो है ना, अगर एक आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनी अगर अपने इंटरनेट के चार्जेस थोड़े महंगे करेंगे तो दूसरे पे जा सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 ही सप्लायर्स हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत सारे हैं, तो वो 3-4 तो कभी कभी मिलकर कार्टेल भी बना लेते हैं, विच इज़ नॉट लीगल। ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है और गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल, जो फेयर गवर्नमेंट होती है, अपने जो है ना एंटीना खड़े रखती है एकदम, कि बिल्कुल भी कभी किसी किस्म की भी जो है ना एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ना हो। क्योंकि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस का मतलब ये कि आपने अगर कार्टेल बना लिया तो मार्केट को नेचुरली ऑपरेट नहीं होने दिया, मिलके आपने माफिया क्रिएट कर लिया अपना, विच गवर्नमेंट डजंट अलाउ, फिर भी अंदर ही अंदर हो रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट इसको कैसे थोड़ा सा वो करती है, ब्लॉक करती है कि फॉर एग्जांपल अगर दो बड़ी जो है ना ओलिगोपोली के अंदर भी 2 मेजर सप्लायर अगर मर्ज हो रहे हो या मिलके कोई वेंचर कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बीच में जो है ना उसको रोकेगी, रेगुलेट करेगी कि नहीं आप लोग मर्ज नहीं हो सकते। गवर्नमेंट बैरियर टू एंट्री कम करने की कोशिश करेगी कि अगर कोई न्यू सप्लायर एंटर होना चाह रहे हैं ना सप्लाई करने के लिए मार्केट के अंदर, तो जो पुराने सप्लायर्स हैं वो कार्टेल बना के नए को नहीं ऐड होने दे रहे, प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं कि वो जैसे नया एंटर हो रहा है तो प्राइसिंग गिरा देते हैं ताकि वो सर्वाइव ना कर पाए। तो गवर्नमेंट हो सकता है उसको किसी ना किसी तरह सपोर्ट करे, या हो सकता है इनके ऊपर रेगुलेट करे कि आप फ्लोर लगा दे कि आप इससे नीचे प्राइस नहीं गिरा सकते, या ऐसा थोड़ी है कि आप कॉस्ट से भी कम पे बेचो, ऐसे कैसे हो सकता है आप कॉस्ट से कम पे बेच रहे हो, तो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि आपको सप्लायर को भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है कि कॉस्ट से नीचे आगे तक नहीं बेच सकते वो, सही है। तो आप कॉस्ट से नीचे बेचना अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि एक नया कॉम्पिटिटर आगे सर्वाइव कर तो पाए। लेकिन उसके बावजूद ओलिगोपोलिस्ट होते तो कॉस्ट से नीचे नहीं बेच रहे तो स्कीम्स निकाल लेते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। सर दे नो देयर वे आउट, तो वो इस तरह से करते हैं कि नए एंट्रेंट को एंटर नहीं होने दे रहे होते। ओलिगोपोली में ये हो रहा होता है। बहरहाल ये ओवरऑल आप पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे, बड़ी बेसिक सी चीज़ें। इसको पढ़ने के बाद आप परफेक्ट कंपटीशन पढ़ोगे, ये सारी बात हमारी ऑलरेडी हो गई है। व्हेन यू रीड इट देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्यों एक इमेजिनरी स्टेट है, कि इसके अंदर सारे सप्लायर को लेकर अनगिनत सप्लायर हैं, मार्केट में कैसे ऑपरेट करना है कोई सीक्रेट नहीं है, सारे सप्लायर्स को एक दूसरे के बारे में सब पता है। कि मतलब एक सप्लायर नई कोई मशीनरी ला के प्रोडक्टिव हो रहा है ना, तो 2 दिन बाद सारे सप्लायर्स वो नई मशीनरी ले आएंगे। कोई नई प्रोडक्शन मेथड आ गया तो नॉलेज 100% है मार्केट के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी स्टेट है, कुछ नहीं छुपा, सब क्रिस्टल क्लियर है। तो किसी भी सप्लायर के पास एक प्लस पॉइंट नहीं है, इसी वजह से तो वो 1 रुपया भी बढ़ा नहीं सकता अपनी प्राइस में, या कस्टमर को अपने पास नहीं लेके आ सकता, सही है। सो दैट्स अ कंप्लीटली इमेजिनरी स्टेट। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन के आसपास हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होती हैं और उसमें भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाले फीचर्स होते हैं कि अगर एक सप्लायर ने अपनी दुकान को अच्छा चमका दिया ना,
आपने अगर आप यहाँ रोड से जाएं तो फॉर एग्जांपल हमारा जो राउंड अबाउट है वाटर पंप के साथ, अगर आपने देखा हो एक ऑप्टिक्स की पूरी मार्केट है, स्पेक्टिकल सेल करते हैं, तो उसमें से एक दुकान ने अपना बिल्कुल वाइट सेटअप करके और बहुत आउट एंड लाउड हो गया था उसका, वो अलग ही नज़र आ रही थी। चंद महीने बाद सारी दुकानें रेनोवेट हो गई और सारी वाइट और वैसा नज़र आना शुरू हो गई। दैट्स द कॉम्पिटिटिव स्टेट। एक दुकान अपना बैनर थोड़ा आगे करती है कि सबसे आगे निकले तो सारी दुकानें आगे कर लेती है, दोबारा वहीं आके खड़े हो जाते हैं। सही है। एक कंपनी ने अपनी ब्रांड के लिए एक एम्बेसडर हायर किया, एक क्रिकेट प्लेयर हायर किया, तो उसके कंपेटिटर ने दूसरा हायर कर लेना। सही, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे ना कि एक ने अगर अपनी मार्केटिंग बूस्ट की तो दूसरे पीछे नहीं रहना चाहेंगे, वरना उनका नेम भूल जाएंगे लोग, उनकी ब्रांड को भुला सकते। तो वो अपनी ब्रांड को लोगों के दिमागों में ताज़ा रखने के लिए मार्केटिंग करते रहेंगे दोनों, और कोई ज़रा सी मार्केटिंग पुश करेगा तो दूसरे को भी करनी पड़ेगी, और इवेंचुअली इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। लेकिन प्राइसेस हाई हो जाती हैं क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट तो कंज्यूमर से ही कस्टमर से लेनी है, रिकवर करनी है। तो अगर कोई मार्केटिंग नहीं हो रही थी, प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती मिल रही होती, लेकिन प्रोडक्ट हम तक पहुंचने के लिए जब मार्केटिंग हुई तो हमारा सारा ध्यान उस प्रोडक्ट पे चला गया जो मार्केट हो रही है। जिसको डिस्कवरेबल नहीं थी उस तरफ कोई नहीं देख रहा था, तो उसने भी मार्केटिंग करना शुरू कर दी। सही, फिर वहां भी मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हो गई थोड़ी, लेकिन क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट अब उन्होंने इनकर की है उन कंपनीज ने, तो उन्होंने अपने प्राइस बढ़ाए। अब उन्होंने और मजीद महंगे सेलिब्रिटीज को हायर करना शुरू कर दिया, तो जो हायर कर रहा है उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, फिर तुम्हें दूसरा हायर कर रहा है। दोबारा से मार्केट एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को सेट करके, लेकिन उस नया हर अगला नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हायर प्राइस पॉइंट है, क्योंकि उनको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट भी तो रिकवर करनी है। बट अगेन ये ओलिगोपोली के अंदर ये हो रहा होता है, या कॉम्पिटिशन में हो रहा होता है कि एक दूसरे को देख के सस्टेन कर रहा होता है। तो मोनोपोलिस्ट को कोई मसला नहीं। मोनोपोलिस्ट तो ऐसा होता है कि उसके पास एक्सेस डिमांड होती है, सप्लाई मौजूद नहीं होती है टाइम, ये भी हो रहा होता है। तो वो अपने अंधेधुंध प्राइसेस बढ़ा देता है ताकि वो इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे भी हिट कर रहा हो ना, जिस पॉइंट पे जितने भी प्राइस पॉइंट पे जितने लोग भी अफोर्ड कर सकते हो सिर्फ वही ले। हो सकता है वो डिफरेंशियल प्राइसिंग भी करे, 100 चीज़ें कर सकता है मोनोपोलिस्ट। तो आप ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से पीछे कोई भी स्टेट वो सारी इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी शामिल है। ये कोई भी परफेक्ट कंपटीशन से पीछे कोई भी स्टेट है ना, वो जैसे ये सारा जितना भी आप आगे जाओगे ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। और बिल्कुल ही कंप्लीटली इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली है, जीरो कंपटीशन, कंप्लीटली perfectly no competition is what? Zero competition, which is what? Monopoly. सही। तो एक नई टर्म इम्परफेक्ट कंपटीशन देख के घबरा मत जाना, वो वही चीज़ है कि परफेक्ट कंपटीशन ना होना। तो मतलब क्या, परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा सा कम, हाई कंपटीशन और कम, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और कम, ओलिगोपोली और कम, 1000 स्टेजेस भी बना सकता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन से पीछे वेरी वेरी हाई कंपटीशन, उससे पीछे वेरी वेरी से एक कम कर दो, वेरी वेरी हाई, फिर मोनोपोलिस्टिक चीज। लाइक द मोर यू ऐड इट्स ऑल अप टू यू। स्केल समझाना था खाली। मोनोपोली, फिर मोनोपोली के होने की वजूहत। अच्छा, मोनोपोलीज एक तो गवर्नमेंट की अपनी होती है, जो गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट सर्विस दे रही है गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसमें। या अगर बात कर लें प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की, कि कोई एक प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है वो मोनोपोली किसी की, फॉर एग्जाम्पल, तो चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट सेक्टर की, दोनों केसेस में मोनोपोलीज आर इनएफिशिएंट, क्योंकि उनके सर पे ना कोई तलवार नहीं लटकी हुई कि मार्केट हाथ से निकल जाएगी। गवर्नमेंट के पास तो मार्केट का मसला ही नहीं है ना, गवर्नमेंट तो मार्केटिंग भी नहीं करती अपनी प्रोडक्ट्स की, लोग खुद ही आएंगे, लोगों को नीड होगी, हेल्थ सर्विस एजुकेशन, लोग खुद ही आएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर चलो फिर मार्केटिंग कर भी देता है, लेकिन हो सकता है मोनोपोलिस्ट जिसकी वैसे ही सारा माल बिक जाता है वो क्यों मार्केटिंग करेगा, वो बैनर भी क्यों लगाएगा कि उसकी अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो। सही। सो मोनोपोली के अंदर क्या वजूहत होते हैं मोनोपोली होने की, वो वजूहत लिखिए। नेचुरल मोनोपोलीज, लीगल मोनोपोलीज या अदर प्योर मोनोपोलीज, ठीक है। जैसे नेचुरल मोनोपोलीज वो होती है कि पहले आप एंटर हुए थे मार्केट के अंदर और आपने मार्केट कैप्चर कर ली, फिर आप ग्रैंड होते गए, फिर इतने बड़े हो गए कि आप नेचुरल मोनोपोली हो, कि आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, आप इतने लार्ज स्केल पे सेल कर रहे हो, पूरे शहर को आप सप्लाई कर रहे हो। तो नया कोई एंट्रेंट बेचारा आना भी चाहे ना, तो सबसे बड़ा बैरियर टू एंट्री ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पिछला बिजनेस जो ज़माने से चल रहा है, वो जब स्टार्ट हुआ था तब चीज़ें शायद रॉ मटेरियल वगैरह सस्ता भी था उस वक्त उन चीज़ों का, और वो अब वेल स्टेब्लिश्ड हो गया। अब नया बिजनेस अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने आए तो पुराना बिजनेस तो कहेगा कि मैं तो
अपने इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स पे आपकी बिजली नहीं गुजरने दूंगा। आप नए नए खड्डे खोदो, नए इलेक्ट्रिक के पोल्स डालो, कितनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कैसे बेयर करेगा। सो के इलेक्ट्रिक इन पाकिस्तान हैज बिकम अ नेशनल मोनोपोली, या वापदा कह दो लाहौर के अंदर, ठीक है। तो नेशनल मोनोपोलीज के आपके पास 2-3 वो लिखे हुए हैं पॉइंट्स। लीगल मोनोपोलीज भी होती हैं। लीगल मोनोपोलीज ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपने पेटेंट करा ली अपनी कोई टेक्नोलॉजी, तो जब तक के लिए पेटेंट आपके पास है अब वो कोई और नहीं यूज़ कर सकता, वो चीज़ कोई और नहीं बना सकता। कि अगर आपके पास उसके पेटेंट्स है या आपके पास राइट्स हैं, आपके पास अगर सोल राइट्स है तो कोई और नहीं बना सकता। वो आप गवर्नमेंट से राइट्स खरीद तो किसी बेसिस पे, ठीक है। तो लीगल मोनोपोली कहलाएगी वो, ठीक है। और कोई भी ऐसी मोनोपोली कि जिसका कोई और सब्सटीट्यूट ना हो, अवेलेबल हो, इतना लार्ज स्केल पे नहीं है कि नेशनल मोनोपोली कहलाए, कि कोई एंटर नहीं हो पा रहा मार्केट। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से पेटेंटेड है, लेकिन आपका सीक्रेट सॉस ऐसा है कि लाख लोगों ने मार्केट एंटर करने की कोशिश कर ली, लेकिन आपके जैसा बर्गर नहीं बना सकता वो, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट इतनी यूनिक है एंड दे डोंट नो द रेसिपी एंड पब्लिक इज नॉट, एंड अदर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, अभी तो नहीं है ना तो पोटेंशियल बोल दो, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स आर नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ टू मेक दैट सॉस या हाउ टू मेक दैट ड्रग। वो कोई दवाई की बात कर रहा हूं मैं, कि वो दवाई कैसे बनाई जाए, अगर फॉर्मूला ही नहीं फिगर आउट कर पा रहे तो यू आर अ मोनोपोली इन दैट। तो वो भी एक प्योर मोनोपोली की स्टेट है, ठीक है। तो मोनोपोलीज जो है दे आर इन द पोजीशन ऑफ अर्निंग सो मच प्रॉफिट दैट इट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट, कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना ज्यादा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई और करने की जो होती है ना उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं। मोनोपोलीज के फायदे और नुकसान और बैरियर्स टू एंट्री की कुछ मिसालें, कि एक मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए कोई और सप्लायर एंटर नहीं हो पाता, क्या वजह है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, के पुराना जो सप्लायर मोनोपोलिस्ट है वो इतनी इकोनॉमिक, उसके इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है कि उसको बहुत इकोनॉमिक पड़े प्रोडक्शन। अब नया सप्लायर जब एंटर होगा तो छोटे से शुरू होगा ना बड़ा, तो लाइक वो उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बीट ही नहीं कर पाए शायद, ठीक है। एक तो आपकी बैरियर्स टू एंट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने देखी, ठीक है। सवाल ये आया कि मोनोपोली ब्रेक कैसे हो सकती है, फिर डिपेंड करता है मोनोपोली पे। मोनोपोली इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर चल रही है, बहुत ही इकोनॉमिक प्रोडक्शन कर रही है, सही है, बहुत ही सस्ता प्रोड्यूस करना का पड़ा है, क्योंकि बहुत लार्ज पूरे शहर को एक अकेला सप्लायर अगर फराम कर रहा है, मिसाल तौर पे पैकेज्ड वाटर बॉटल्स, पैकेज्ड वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो है ना फराम कर रहा है एक सप्लायर, तो कोई और मार्केट के अंदर एंटर होना भी चाहेगा तो शायद उस प्राइस पे नहीं सेल कर पाएगा जिस प्राइस पे वो कर रहा है, क्योंकि वो बहुत लो प्राइस पे सेल कर रहा है और बहुत फार एंड वाइड, तो उसकी मोनोपोली नहीं ब्रेक कर सकते आप, बहुत मुश्किल है। कैसे ब्रेक कर सकते हो? फिर भी आपका वाटर अच्छी क्वालिटी का हो, सही है, आप डोर स्टेप पे पहुंचा रहे हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के तहत, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस ले आओ तो आपके पास कस्टमर आ सकता है, या प्राइस में कोई डिफरेंस ले आओ। तो ये जो अगर कोई मोनोपोली या ओलिगोपोली के अंदर किसी और को एंटर होना है तो उसको प्राइस कंपटीशन करना पड़ेगा और नॉन प्राइस कंपटीशन करना पड़ेगा, या तो प्राइस कम में सेल करके दिखाए, अगर प्राइस कम नहीं कर सकता, ऑलरेडी बहुत लो प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं मौजूदा सप्लायर्स क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर नॉन प्राइस फैक्टर पे आओ। फिर आप कोई ऐसी फॉर एग्जांपल एक करंटली मैं मिसाल दूं कि एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर स्वीट्स एंड डेजर्ट्स बड़ी सैचुरेटेड मार्केट है, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं कि जो मिठाइयों की दुकान है, और उसमें एक ब्रांड निकली घर से घर तक के नाम से, सो वो पेनिट्रेट कर रही है मार्केट को सोशल मीडिया के जरिए, और फिर वो घर से घर तक वाला कॉन्सेप्ट कि घर पे बनी हुई चीज़, तो है ना हैंडमेड घर की और हाइजीन फैक्टर घर की, उस फैक्टर की वजह से, और कुछ सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ भी उसके जो है ना वो एडवोकेट बन गए कि हाँ अच्छी प्रोडक्ट, तो उससे वो मोनोपोली ब्रेक कर पा रहा है। इनफैक्ट वो खुद एक मोनोपोली की सूरत बनता जा रहा है, वो स्वीट्स के नाम से, जैसे घर से घर तक करके उसकी स्वीट वो डिलीवर करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो वाटर बॉटल्स की मोनोपोली थी, लेकिन वो सब दुकान पे खरीदने आते थे वाटर बॉटल्स, और आपने एक ऐसी सर्विस दी कि हम आपको डोर स्टेप पे ला के देंगे, हो गई डिफरेंशिएशन, सही। और फिर अगेन पैसा पैसे को खींचता है। अगर कैपिटल साइज आपके पास मौजूद है तो आपके पास आप इतना बेयर कर सकते हो
कि मोर एंड मोर कैपिटल इन्वेस्ट करो, लॉस भी हो रहा है तो बेयर कर रहे हो और सस्टेन कर पा रहे हो, तो एक ना एक दिन जाके आप मोनोपोली ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जब जैज़ और यूफोन सिर्फ थे तो जोंग या वारिद कोई मतलब इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की और टेलीफोन नेटवर्क्स उन्होंने फराम किए, सेलुलर नेटवर्क्स मतलब सिम्स फराम की, तो उन्होंने शुरू में बहुत इन्वेस्ट किया होगा क्योंकि आसान नहीं है। टावर यूफोन और जैज़ वालों ने अपने टावर थोड़ी शेयर किए होंगे, वो टावर जो सिग्नल्स के होते हैं इन्होंने घरों में माहाना पैसे दे के बांधे, मतलब महीने के पैसे बांध के टावर्स अपने बिल्ड किए होंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया होगा, तो शुरू में बहुत लॉस, फिर लो कॉलिंग रेट्स रखे तो लोग उनसे अट्रैक्ट हुए, उनके अच्छे अच्छे पैकेजेस को देख के अट्रैक्ट हुए। फिर जब 3G आया पहले अडॉप्ट किया, 4G आया पहले अडॉप्ट किया, तो लोग फिर उनकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से मूव हुए। सही, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? फिर भी तो तब क्या जैज़ और यूफोन क्या सो रहे थे? मोबिलिंक और यूफोन नहीं, वो सोनी, वो भी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे, लेकिन ये क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई थी और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैक था इसका, बड़ी बड़ी पेरेंट कंपनीज उसको उसके लॉसेस को बेयर करवा रही थी, तो फिर दैट इज डुएबल देन। ठीक है, तो ये बैरियर्स टू एंट्री के अंदर आपका कैपिटल साइज भी एक बैरियर बन सकता है कि वो मार्केट ऐसी है कि जिसमें बहुत बड़ा इनिशियल कैपिटल चाहिए अगर, तो एक बैरियर टू एंट्री है। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट टू एंटर द मार्केट अगर कोई आ गया तो उसने पहली मार्केट कैप्चर कर ली, लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी ग्रैब कर ली। अब जो सेकंड टू एंटर आएगा तो वो उसको ऑलरेडी बैरियर है कि सब तो पुराने सप्लायर के हामी हैं, तो अब जो सिर्फ पुराने सप्लायर से नाराज है सिर्फ वही आएंगे हमारे पास, तो वो अपनी मार्केट सेगमेंट को समझ के अगर स्टार्ट लेता है तो फिर जाके बैरियर ब्रेक कर सकता है, वरना बैरियर तो है कि पहले से कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। लीगल बैरियर्स कि पेटेंट मौजूद है, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है किसी एक स्पेसिफिक सप्लायर के अलावा किसी और का। ठीक है, अब जैसे रोल्स रॉयस है, उसके अंदर एक हैंड से एक बंदा है मार्क कोर्ट करके, पता नहीं ऐसे कोई नाम है, मार्क कोर्ट करके, हाँ, वो हैंड से जो है ना एक लाइन क्रिएट करता है, हैंड पेंटेड रोल्स रॉयस की गाड़ियों में, वो एक ही बंदा है जो करता है पूरी रोल्स रॉयस की कंपनी की तमाम गाड़ियों की। सही है, 2003 से कर रहा है वो बंदा। सो अब कोई और एज अ लेबर आना चाहे, रोल्स रॉयस विल नॉट एंजॉय दैट, एंटरटेन करना तो कर चुके थे, एक सेंटिमेंट अटैच हुआ, हैंड पेंटेड और एक पुराना रिलेशन। सो कंज्यूमर को भी अब जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बना ना एक ब्रांड फैक्टर कि एक एक चीज इतनी प्रिसाइज है कि वो बंदा भी अगर है तो फिर वो एक बंदा अपने क्राफ्ट का माहिर तरीन है और उसका कोई दूसरा सानी नहीं है, और वो रोल्स रॉयस के लिए कर रहा है और सिर्फ रोल्स रॉयस के लिए यकीनन कर रहा है वो, और रोल्स रॉयस सिर्फ उसी से करवा रही हो काम। सही, सो कभी कभी ऐसे बैरियर्स भी होते हैं कि गवर्नमेंट ने लीगल बैरियर्स लगा दिए, या कोई इतना बड़ा हो गया बिजनेस के अंदर कि उसने अपने बिजनेस के अंदर चुनना शुरू कर दिया कि मैं एक ही बंदे को रखूंगा तो और बंदे नहीं आ सकते उसके पास। तो वह खैर मैं तो फिलहाल बिजनेस की मिसाल ले रहा था, एक बंदे की मिसाल क्यों ले रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे तो ये बताना है लीगल बैरियर्स तो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कि पेटेंट अगर गवर्नमेंट ने दे दिया किसी को किसी चीज़ का तो फिर कोई और उसको नहीं प्रोड्यूस करेगा जब तक वो पेटेंट एक्सपायर नहीं हो जाता। आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री, आर्टिफिशियल बैरियर्स टू एंट्री ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बैड प्रैक्टिसेस भी शामिल है। मिसाल के तौर पर प्रेडेटरी प्राइसिंग, कि आपने ऐसी प्राइसिंग सेट की कि नया सप्लायर सर्वाइव ही ना कर पाए, और जैसे ही सप्लायर एग्जिट हो गया फिर प्राइस आपने बढ़ा दी। एक्सक्लूसिव डील्स विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ इतनी एक्सक्लूसिव डील्स और लॉयल्टी कार्ड्स और ऐसा बांध दिया कस्टमर को अपने साथ के वो कहीं और भागे ही ना। ठीक है ना, इसी तरीके फॉर एग्जांपल एक एक्सक्लूसिव डील की मिसाल दूं, एक प्रोड्यूसर गुड की मिसाल देता हूं कि एक कंपनी है, उसने कहा कि मेरे बेस बैंड चिप्स जो है ना आपके, ठीक है ना, दूसरी कंपनी कहती है कि आपके बेस बैंड चिप्स सिर्फ हम ही खरीदेंगे, या एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप बेस बैंड चिप्स जो अपने मोबाइल में लगाएंगे ना, वही जो वाईफाई वगैरह के सिग्नल्स वगैरह आते हैं जिससे, तो आप अगर बेस बैंड चिप्स जो लगाएंगे वो हमारी ही कंपनी के लगाएंगे तो हम आपको इतने लो प्राइसेस देंगे, ये देंगे। तो दो कंपनीज ने एक्सक्लूसिव डील कर लिया आपस में, तो ये किसी और से नहीं खरीद रही और ये किसी और को नहीं बेच रहा, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के एक्सक्लूसिव डील है, तो अब आईफोन को कोई और बेस बैंड चिप बेचना है वो नहीं बेच सकेगा कि नहीं यार वो डील तो क्वालकॉम के साथ है। सही है, तो विच इज अगेन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, और इसके ऊपर बाकायदा केस होते हैं। सही है, बड़े बड़े केस होते हैं। आई थिंक इटली में हुआ भी था आईफोन पे केस, इटली में कहीं पे हुआ था इस चीज के ऊपर। ठीक है, बेस बैंड चिप्स का ही केस था वो गलबन। सो ये हमारे पास बैरियर्स टू एंट्री की एक मिसाल है। बहरहाल आपका यहाँ पर ये यूनिट 3 खत्म होता है।